हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग जो है ना 12th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, या आप कह सकते हैं क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर आज हम लोग ना एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8। अब चैप्टर कह लीजिए, भाग कह लीजिए, लेसन कह लीजिए, पार्ट कह लीजिए, जो आपका दिल का है सो कह लीजिए। उन्हें कहते हैं दिल मांगे मोर, जो आपको आपका दिल मांगे ना सो कह लीजिए। और चैप्टर नंबर 8 का नाम है, पता है क्या नाम है? एनपीओ, N.P.O। एनपीओ का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या आप कह सकते हैं नॉट प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। नॉट का मतलब होता है नहीं, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ कमाना, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संस्था। यानी एक ऐसी संस्था जिसका मकसद मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, उसे हम एनपीओ कहते हैं। और वो कौन कौन सी संस्था है जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, और उसका अकाउंटिंग कैसे करते हैं, इस चैप्टर के अंदर हम लोग को पढ़ना है, जानना है, समझना है। देखिए, एक तो होता है एनपीओ जिसका मतलब होता है नॉन प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है वैसी संस्था जिसका मकसद ही है, जिसका मोटिव ही है प्रॉफिट कमाना, उसे कहते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कमर्शियल बिजनेस, जितना भी कमर्शियल बिजनेस है, जैसे आप जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वहां पे कोई ना कोई दुकान होगा, शॉप होगा, कोई इलेक्ट्रिक का दुकान खोला होगा, कोई आपका कपड़ा का दुकान खोला होगा, कोई ज्वेलरी का दुकान ओपन किया होगा, कोई पान का, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई कंप्यूटर बेच रहा है। मतलब ये लोग क्या है, कमर्शियल बिजनेस है, और इनका मोटिव भी होता है प्रॉफिट कमाना। यानी ये बिजनेस के अंदर अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, तो इनका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। जबकि बहुत सारे ऐसे संस्था है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस है, मतलब बहुत सारे ऐसे संस्था कह सकते हैं जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, जिसे हम एनपीओ कहते हैं। अब वो कौन कौन सी संस्था है, अभी हम थोड़ी देर में समझ लेंगे, ठीक है। अभी आगे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे समाज में यानी सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं, ए वर्ग लिखे और यहाँ पे बी वर्ग लिखे। एक ऐसा लोग होता है जिसका मोटिव भी होता है प्रॉफिट कमाना, यानी वो कोई भी काम करते हैं ना, हमेशा ये सोचता है कि भाई मेरा इसमें फायदा है कि नहीं, मेरे को इसमें कुछ प्रॉफिट होने वाला है कि नहीं, तभी वो कोई काम करते हैं। जबकि समाज में एक ऐसे वर्ग के लोग भी रहते हैं जिनका हर वक्त वो फायदा नहीं सोचते हैं, कुछ सोशल वर्क भी करते हैं, कुछ फ्री में कुछ समाज सेवा का काम भी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे एक किशन है, एक डॉक्टर है, इसने डॉक्टरी का पढ़ाई किया और इसने एक क्लिनिक ओपन किया, और अपना फी इतना हाई फाई रखा है, इतना महंगा रखा है कि गरीब आदमी उसमें अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। दूसरे तरफ, क्योंकि इसका मकसद, ऐसे आदमी को हम लोग कहते हैं सेल्फिश आदमी, ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऐसे आदमी को कहते हैं सेल्फिश आदमी। गरीब को मतलब गरीब अफोर्ड ही नहीं कर सकता है, तो भाई उतना फी रखने का क्या मतलब है। दूसरे तरफ है रवि, ये भी डॉक्टर है, इसने भी क्लिनिक ओपन किया, लेकिन इसका फी बहुत ही लो है। यानी गरीबों को ना यह फ्री में इलाज करता है, मतलब फ्री में इलाज करता है, मतलब ये पैसा लेता है लेकिन उतना फी नहीं लेता। जहाँ अन्य डॉक्टर जहाँ 1200 1500 2000 तक फी लेते हैं ना, ये 200 रुपए में काम चला देता है। तो ऐसे आदमी को पता है गरीब आदमी क्या कहते हैं, ये फरिश्ता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि वो कौन कौन से संस्था है, वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, फिर भी वो मतलब काम धंधा करते हैं, मतलब समाज सेवा का काम करते हैं। जैसे अनाथालय, जहाँ अनाथ बच्चे रहते हैं, जिसका कोई नाथ नहीं होता उसे अनाथ कहते हैं। अनाथ का मतलब जिसका माई बाप भाई बहन कोई नहीं हो, उसे हम अनाथ कहते हैं। अनाथालय हर जगह, मतलब हर जगह नहीं, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अनाथालय वाले क्या करते हैं भाई, बच्चों को वहां भरण पोषण करते हैं, बच्चों को अपने यहाँ रखते हैं। तो इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। अब पीठ पीछे क्या कर रहा है मेरे को नहीं पता, लेकिन इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, ये समाज सेवा का काम कर रहे हैं। दूसरा वृद्धा आश्रम, जहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग निवास करते हैं, जिनका माँ बाप भाई बहन मतलब घर से निकाल दिया, जिनका आगे पीछे कोई नहीं है, वो उनके लिए एक वृद्ध आश्रम खोला गया। आप सुने होंगे सरकार भी वृद्ध आश्रम खोली है ताकि वहां पे बूढ़े लोग निवास कर सके। वैसे ही स्पोर्ट्स क्लब, यदि कोई व्यक्ति यदि पैसा लगा के, गांव के पैसा इकट्ठा करके, अपना कुछ पैसा लगा के बच्चों के खेलने कूदने के लिए कोई स्पोर्ट क्लब खुला है ना, तो भी समाज सेवा का काम ही कर रहा है। ये नहीं कि भाई बच्चे आ रहे हैं तो तुम हमको ज्यादा फी दो, नहीं। सबसे बड़ा उदाहरण तो है गुरुद्वारा। गुरुद्वारा जो पंजाबियों के द्वारा चलाया जाता है, यहाँ पे डेली जो है ना गरीब को, यतीम को, यहाँ पे डेली खाना बनता है, जिससे गरीब और यतीम, जो गरीब होते हैं, जो यतीम होते हैं, जो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो गुरुद्वारा में जाते हैं और खाना खाते हैं। तो सब क्या है, एनपीओ, इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, फिर भी इनको गुरुद्वारा चलाने के लिए, अनाथालय चलाने के लिए, वृद्ध आश्रम चलाने के लिए कहीं से कोई ना कोई पैसा तो मदद करता ही होगा, कहीं से ना कहीं से पैसा आता ही है। और कुछ ना कुछ, जैसे वृद्धा मतलब गुरुद्वारा है, तो गुरुद्वारा में कहीं से ना कहीं से पैसा आ ही रहा है ना, तभी ना खर्चा कर रहे हैं। मतलब डेली खाना बना रहे हैं, रसोईया को पेमेंट कर रहे होंगे, बर्तन खरीदने का, गैस खरीदने का, कुछ ना कुछ तो खर्चा है। तो अब भाई हिसाब किताब तो रखते होंगे, तो इनका अकाउंटिंग कैसे किया जाएगा, ये एनपीओ बताता है कि एनपीओ में हमको पढ़ना है कि इनका अकाउंटिंग कैसे करते हैं। जैसे आप सबसे बड़े चीज, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोसाइटी में रहते होंगे, शहर में रहते होंगे, शहर में सोसाइटी होती है, वहां पे RWA का चुनाव होता है।
रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन का चुनाव होता है, हम क्या बोलते हैं RWA। बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो CBSE वाले हैं ना, जो बड़े घर के बेटे हैं वो रहते हैं RWA सोसाइटी में रहते हैं। तो लोग क्या, उनके यहाँ जो लोग रहते हैं ना 200 300 400 लोग रहते हैं, उनसे क्या करते हैं ना, जो जो सोसाइटी में जो हेड होते हैं ना, जैसे RWA चुनाव होता है, कोई प्रेसिडेंट बनता है, कोई वाइस प्रेसिडेंट बनता है, कोई सेक्रेटरी देख रहा होता है, कोई मतलब अलग अलग विभाग बांट दिया होता है कि भाई आपको ना सेक्रेटरी देखना है, आपको ना मतलब ट्रीजर देखना है, तो काम बढ़ दिया। तो भाई पैसा आता कहाँ से? तो जितना मेंबर वहां पे लोग रहते हैं ना, वो लोग पैसा देते हैं, और वो लोग मतलब उनका मकसद नहीं होता प्रॉफिट कमाना, तो उनका भी अकाउंटिंग होता है। अब वो लोग अकाउंटिंग कैसे करते हैं अभी देखते हैं। देखिए जो एनपीओ वाले व्यक्ति है ना, मतलब ऐसी संस्था जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, वो एनपीओ कहते हैं। एनपीओ के में ना 3 अकाउंट क्रिएट किया था, 3 अकाउंट बनाया था। जबकि जो कमर्शियल बिजनेस होता है, वो डेली क्या करते हैं, डेली जर्नल एंट्री करते हैं, फिर लेजर में पोस्टिंग करते हैं, फिर वो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर वह ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस बनाते हैं, लास्ट में देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। जबकि एनपीओ वाले व्यक्ति है ना, अकाउंटिंग करते हैं ना, वो पता है क्या बनाते हैं? पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं ईयर के एंड में, दूसरा बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये भी ईयर के एंड में बनाते हैं, और तीसरा बनाते हैं बैलेंस शीट। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ना, यह कैश या बैंक ट्रांजैक्शन के समरी होता है। मतलब जो भी पैसा रिसिप्ट हो रहा है या पैसा पेमेंट कर रहे हैं, उसे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं। रिसिप्ट डेबिट साइड में रिसिप्ट को दिखाते हैं, और क्रेडिट साइड में पेमेंट को दिखाते हैं। हम लोग क्वेश्चन करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ना, केवल कैश बेसिस वाला ट्रांजैक्शन किया जाता है, केवल कैश बेसिस वाला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, नॉन कैश वाला रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। अब नॉन कैश ट्रांजैक्शन कौन सा है? जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, ये नॉन कैश हो गया। इसमें हम, ये हो गया नॉन कैश। मतलब कैश ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया कि कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, चाहे वो बैंक मोड में हो या कैश मोड में हो, जा रहा है तो रिकॉर्ड करेंगे। और चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का। रेवेन्यू मतलब कि चंदा आ गया। हम देखिए एनपीओ वाला का जो है ना पैसा आता है ना, उसका कुछ अलग ही हिसाब होता है। अभी थोड़ी देर में समझेंगे हम, टेंशन डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और कैपिटल नेचर का मतलब मान लीजिए आपने एक मशीन खरीदा, तो मशीन खरीदा या बर्तन खरीदा, गुरुद्वारे के लिए बर्तन खरीदा गया या रोटी पकाने के लिए मशीन खरीदा गया, तो पेमेंट गया ना, तो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का, रिकॉर्ड करते हैं। ये ना कैश मतलब समरी ऑफ कैश बैंक ट्रांजैक्शन, जो समरी कैश बुक होता है ना, कैश बुक का समरी होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिस तरह ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के समरी होता है। मतलब डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर को और क्रेडिट साइड में इनकम को दिखाते हैं। जैसे खर्चा को डेबिट साइड में दिखाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इनकम को क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। यहाँ पे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। भाई अब गुरुद्वारा है, कहीं से पैसा आ रहा है, तो हम डेली खाना बना रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, साबुन खरीद रहे हैं, सर्फ खरीद रहे हैं धोने के लिए, बर्तन वर्तन, तो खर्चा हो रहा है ना, खर्चा तो हो ही रहा है। तो हम क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, अभी ईयर के एंड में बनाते हैं। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर को दिखाते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम को दिखाते हैं। और ये एक्रूअल बेसिस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। एक्रूअल बेसिस का मतलब होगा चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन हो या नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो, हम दिखाएंगे। जैसे मशीन खरीदा, तो मशीन एक साल में डेप्रिसिएट होता है, तो हम डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, ठीक है। और ओनली करेंट ईयर का, जबकि कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चाहे आप प्रीवियस ईयर का पैसा आ गया हो या करेंट ईयर का पैसा आया हो या नेक्स्ट ईयर का असेसमेंट ईयर का पैसा अगर करंट में रिसीव हुआ है ना, तब रिकॉर्ड करेंगे। जबकि एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल करंट ईयर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, और ओनली रेवेन्यू नेचर को हम देखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैपिटल नेचर को रिकॉर्ड नहीं करते। कैपिटल नेचर वाले ट्रांजेक्शन को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। और तीसरा होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम एक पार्टिकुलर डेट को बनाते हैं, एज एट 31/3 डॉट 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 ईयर, एक पार्टिकुलर डेट को बनाते हैं कि हमारे पास कितना एसेट बच गया। इसमें ना कैपिटल फंड होता है, जबकि जो कमर्शियल बिजनेस होता है उसमें कैपिटल होता है ना, इसमें कैपिटल फंड होता है। मतलब मान लीजिए पैसा बच गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम हुआ, भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट होता था तो कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, और लॉस होता था तो कैपिटल में से माइनस करते थे। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रॉफिट हो रहा था, पता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सरप्लस, और नुकसान होता है तो उसको कहते हैं डेफिसिएट कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, यानी एनपीओ के अंदर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब देखेंगे कि जो एनपीओ वाले व्यक्ति हैं, मतलब ऐसे संस्था जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, तो फिर इनके पास इनकम का सोर्सेस क्या है, कैसे इनके पास पैसा कैसे आता है, इनकम का क्या क्या सोर्स है, ये देखते हैं, ठीक है। चलिए अभी डोंट वरी, टेंशन लेने के बावजूद जरूरत बिल्कुल नहीं। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो और क्लियर समझ में आएगा। ये फर्स्ट बार आप पढ़ रहे हो, यानी ये नया चैप्टर है, इससे पहले आपने पढ़ा नहीं। आपने क्या सीखा है? जर्नल एंट्री सीखे हैं, लेजर में पोस्टिंग करना सीखे, ट्रायल बैलेंस सीखे है ना, तो वो सेम है, लेकिन ये एनपीओ के तहत हम अकाउंटिंग करेंगे। अब एनपीओ में इनकम क्या क्या है देखिए। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन होता है। ये सब्सक्रिप्शन को ना हिंदी में, मतलब एनपीओ वाले व्यक्ति का मतलब मेन इनकम क्या होता है, मतलब मेन पैसा आने का सोर्सेस क्या होता है, तो सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा। जैसे अब गुरुद्वारा है, तो जितना ही पंजाबी हमारे भाई लोग हैं ना, वो अपने पंजाबी भाई से बोले देखो भैया, हम ना गरीबों को, यतीम को खाना खिलाएंगे,
तो उसके लिए आप सभी को हर महीना जो है ना 100 रुपया या 200 रुपया, जितने भी पंजाबी लोग हैं वो पैसा देंगे। तो उनको हम क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसको बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। और चूंकि हम तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, तो ईयर के में जितना पैसा, मान लीजिए 10 तारीख में कैश रिसीव हुआ, 15 तारीख में रिसीव हुआ, 25 तारीख में रिसीव हुआ, तो हम ईयर के में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। टोटल देखेंगे कितना कैश सब्सक्रिप्शन के मदद से पैसा आया, उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखा देंगे। डेबिट साइड में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देंगे टू सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन चूंकि इनकम है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा देंगे इनकम। ठीक है, हम देखेंगे इनके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, सब देखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तो हम सोर्सेज ऑफ इनकम बता रहे हैं कि जो एनपीओ वाले व्यक्ति हैं उनके इनकम का क्या क्या सोर्सेज हो सकता है। दूसरा इंट्रेंस फी, जिसे हम एडमिशन फी भी कहते हैं, ये भी उनका इनकम का सोर्स हो सकता है एनपीओ वाले व्यक्ति का। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई पंजाबी है, वो आ रहे कनाडा से आया, दूसरे जगह से आया, वो भी कह रहे भाई मुझे भी गुरुद्वारा में शामिल कर लीजिए, मुझे भी एंट्री करा दीजिए, मैं भी आपके यहाँ एडमिशन होना चाहता हूँ। इंट्रेंस, तो वो क्या, उनसे एंट्रेंस फी लिया जाता है। अब क्यों लिया जाता है, ताकि गुरुद्वारा तो चलाना है, तो गुरुद्वारा चलाना है, तो ये सब मतलब एक उनका इनकम का सोर्स है कि भैया देखो मेरे यहाँ इंट्रेंस फी 500 रुपया। जैसे आप किसी कहीं जाते हैं तो एंट्री फी नहीं होता, मान लीजिए आप मेला गए घूमने या कुछ देखने गए, लाल किला गए देखने, आप लाल किला घूमने गए, तो वहां पे इंट्रेंस फी है, उनका एंट्री फी अंदर जाने के लिए 80 रुपया लेते हो, तो उनका वो इनकम का सोर्सेज है। उसी तरह अगर मतलब उसी तरह कोई एनपीओ वाला व्यक्ति है ना, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला व्यक्ति है, वो भी उनका इनकम का सोर्स क्या है, तो कैश अकाउंट मतलब इंट्रेंस फी है, तो उसका भी एंट्री कैसे करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट फी अकाउंट। और चूंकि इंटरेस्ट फी इनकम है, तो रिसिप्ट, चूंकि पैसा रिसिप्ट हो रहा है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। और इंटरेस्ट फी क्या एक तरह का इनकम है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं इनकम। डोनेशन, डोनेशन का मतलब क्या, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट गया है, कोई मान लीजिए बाहरी व्यक्ति आया और चले गया देखने, भाई मान लीजिए आप रूस के राष्ट्रपति आए और देखने चले गए, भाई गुरुद्वारा दिखाया, थोड़ा सुनने में आया गुरुद्वारा में लोग जो है ना गरीब को, यतीम को खाना खिलाते हैं, कैसे कराते हैं। मान लीजिए रूस के राष्ट्रपति गए और उन्होंने देखा, अरे यार कितना अच्छा काम कर रहे हैं हमारे सरदार भाई लोग, इंडिया के जो सरदार लोग हैं कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने 5 लाख रुपए डोनेशन दे दिए, तो है ना भाई एक इनकम का सोर्सेज हो गया। तो कैसे करें, कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन अकाउंट। तो अगर उन्होंने डोनेशन भी, मान लीजिए अगर मतलब देखिए डोनेशन दो तरीके से हो सकता है, इसे सिंपल भी हो सकता है जिसे हम जनरल कहते हैं, और स्पेसिफिक भी हो सकता है। मान लीजिए रूस के राष्ट्रपति है और उसने कह दिया कि भाई हम ये जो डोनेशन दिया ना 5 लाख रुपया, ये हम आपको यहाँ के एक मतलब टेंट हाउस खरीदने के लिए दिए, बर्तन खरीदने के लिए दिए, और किसी काम में इसको यूज मत करिएगा, बर्तन खरीदने के लिए इसका यूज कीजिएगा। तो हो गया स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हो गया। तो भाई स्पेसिफिक हो गया, जैसे टूर्नामेंट के लिए दे दिए, फेस्टिवल के लिए दे दिए कि भाई आप लोग, जैसे मान लीजिए रूस के राष्ट्रपति और कह दिए कि भाई हम लोग ये 5 लाख रुपया जो दे रहे हैं ना, ये आपको जो बैसाखी का मेला होता है ना, बैसाखी का मेला लगाने के लिए 5 लाख रुपया दे रहे हैं। तो क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, मतलब किसी न किसी मकसद के लिए दिया है। तो इसे लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, और कुछ नहीं बोले, जब सिंपल देकर चले गए, तो हम इसे इनकम मान के, इनकम प्रॉफिट एंड लॉस मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्रेडिट साइड में दिखा सकते हैं, जो भी चाहे वहां खर्चा करेंगे। लेकिन स्पेसिफिक बन जाता है, तो जिस मकसद के लिए मिला है उसी मकसद में हम लोग खर्च करते हैं। लेगेसीज, लेगेसीज क्या होता है, लेगेसीज का मतलब होता है कई बार क्या होता है, कई लोग होते हैं ना, जैसे मान लीजिए पर्सन है, वो क्या होता है, उनके आगे पीछे कोई नहीं होता है ना, माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी कुछ नहीं होता है। तो क्या करते हैं, अपने वसीयत में लिख देते हैं कि भैया देखो मैं जब तक जिंदा हूं तब तक तो ठीक है, मेरे मरने के बाद ये सारे मेरे जो भी संपत्ति है ना, सभी संपत्ति गुरुद्वारा को दे दिया जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं लेगेसीज बोलते हैं। और लेगेसीज भाई एक तरह का इनकम ही हो गया। तो इसे हम कैसे करें, कैश अकाउंट डेबिट टू लेगेसीज अकाउंट, और पैसा आ रहा है, एक तरह का इनकम है। अब लेगेसी अगर छोटा अमाउंट है, स्मॉल भी हो सकता है बिग भी हो सकता है, तो अगर छोटा अमाउंट है तो इनकम मान लिया जाएगा और क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। लेकिन अगर बिग अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है, 10 करोड़ रुपया, आप कहां से 2 लाख रुपया, मान लीजिए 50,000 और जहां 5 लाख है, तो 5 लाख बड़ा हो गया, 50,000 छोटा हो गया, तो 50,000 को इनकम मान लेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, और जिस उससे जो मन चाहे वो अपना खर्चा करेंगे, मतलब गुरुद्वारा के अंदर ही, मतलब एनपीओ के अंदर ही खर्चा करेंगे। लेकिन बिग अमाउंट है, लेगेसीज में बिग अमाउंट मिल गया, तो इसे हम लायबिलिटी मान लेंगे, भाई किसी न किसी मकसद के लिए मिला है, मंदिर बनाने के लिए, गुरुद्वारा में अच्छा चबूतरा बनाने के लिए, कोई अच्छा काम करने के लिए मिला है, तो इसे हम क्या मान लेंगे, लायबिलिटी मान लेंगे, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे, और कैपिटल फंड में इसे ऐड कर देंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। क्या होता है ना, जैसे कैपिटल फंड में, जैसे मान लीजिए प्रॉफिट होता है, मान लीजिए 10 आदमी जो है ना, 10 आदमी मान लीजिए 500 लोग जो है 500 रुपए के रेट से गुरुद्वारा में दे दिए पैसे, सब्सक्रिप्शन दे दिए। अब मान लीजिए 50,000 हुआ, 50,000 25,000 ही खर्चे हुए, 25,000 रह गया, तो 25,000 उसे वापसी नहीं करते, बल्कि उसे कैपिटल फंड मान के उसमें हम सेफ रखते हैं, ताकि अगला बार यूज किया जाएगा। 5वां फंड, फंड भी हो सकता है इनकम, कोई आया फंड दे सकता है, जैसे गवर्नमेंट आई फंड दे दी, कोई फंड दे दिया कि भाई आप लोग गुरुद्वारा चला रहे हैं, आप लोग अनाथालय चला रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार की तरफ से फंड है, छोटा सा भेंट है।
तो फंड जो है ना, फंड जो है ना दो तरह का होता है। एक तो होता है जनरल फंड, जिसे हम कैपिटल फंड भी कहते हैं, और कैपिटल फंड यानी जनरल फंड जो होता है वो अनरिस्ट्रिक्टेड होता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं होता है, पाबंदी नहीं होता है। दूसरा होता है स्पेसिफिक फंड, जो रिस्ट्रिक्टेड होता है, नहीं उस पर पाबंदी होता है। रिस्ट्रिक्टेड मतलब भाई किसी न किसी काम के लिए मिला, किसी पार्टिकुलर काम के लिए मिला है कि भैया ये जो फंड मिला है आपको, ये ना आपको बैसाखी का मेला लगाने के लिए मिला है, आपको गुरुद्वारा में इसका पेंट पचौड़ा कराने के लिए मिला है, एक अच्छा बिल्डिंग बनाने के लिए मिला है। जबकि जनरल में कोई कंडीशन नहीं होता, आप जैसे यूज करना चाहे वैसे यूज करिए। अब जैसे अगर कैश अकाउंट डेबिट टू स्पेसिफिक फंड अकाउंट, तो अगर डेबिट साइड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देंगे पैसा रिसिप्ट हुआ, और लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे स्पेसिफिक फंड को। लायबिलिटी साइड में सब देखेंगे हम, टेंशन लेने के बाबू थोड़ा टेंशन लेने की जरूरत नहीं बाबू, हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो क्लियर क्लियर समझ में आएगा, ठीक है, क्लियर समझ में आएगा। चलिए आगे थोड़ा सा और देखते हैं क्या लिखा है। हाँ, ए लाइफ मेंबर फी, लाइफ मेंबर फी, लाइफ मेंबर फी का मतलब होगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आया और कह रहा है कि भाई मान लीजिए कोई एडमिशन कराने आया, एंट्रेंस फी लाइफ मेंबर फी। लाइफ का मतलब होता है पूरे जीवन। मान लीजिए कोई व्यक्ति आया, कहा कि भाई मुझे जो ना गुरुद्वारा में मतलब हमेशा के लिए एंट्री रहना, हमेशा यहाँ पे रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना, यहाँ पे लोगों को सेवा करना है, यहाँ पे मुझे रहना है, यहीं पे हमको खाना पीना सब चीज यहीं पे करना है, हमको यहाँ पे मतलब पूरा समर्पण कर देना है यहाँ पे। तो गुरुद्वारा वाला क्या, उनको पैसे की थोड़ा बहुत इनकम की जरूरत होती है, तो पता है क्या कहते हैं भैया कि आप ना मुझे फी चाहिए। जैसे मान लीजिए जिम है, कोई मतलब जिम खोल दिया, जो जिम होता है ना, जिम कराने वाला जिम खोल दिया, और जिम खोल दिया और वहां पे हर जो भी मेंबर आ रहा है उससे ले रहा है 200-400 रुपए ले रहा है, महीने का 200-400 रुपए, छोटा भेंट ले रहा है 200-400 रुपए, पब्लिक सर्विस दे रहा है 200-400 रुपए ले रहा है, जिम खोल दिया और पब्लिक सर्विस ले रहा है, मतलब 200-400 रुपए ले रहा है हर महीना। एक व्यक्ति आया, कहा कि भैया मुझे लाइफ मेंबर बनना, पूरा मतलब जिंदगी भर मेंबर बनना है, मतलब मुझे हर महीना पैसा मत मांगिए, आप बताइए एक बार में मैं कितना पैसा दे दूं और मैं पूरे जिंदगी भर इसका मेंबर बन जाऊं, तो उसके कहते हैं लाइफ मेंबर्स फी, लाइफ मेंबर फी। तो एक तरह के इनकम है, लेकिन इनकम है तो हमेशा जिंदगी भर के लिए मिल गया ना, तो डेबिट साइड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देंगे, लेकिन एक ही बार में मिल गया, लाइफ मेंबर फी एक ही बार में मिल गया, तो ये इनकम नहीं, एक लायबिलिटी हो जाता है और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, ठीक है। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे होता है, रेवेन्यू नेचर एवं कैपिटल नेचर का होता है, मतलब चाहे वो पैसा करंट ईयर का हो या प्रीवियस ईयर का पैसा मिला हो या अगले साल का नेक्स्ट ईयर का पैसा मिला हो, हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बेसिस पे होता है, कैश बेसिस पे होता है ना, चाहे रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का हो, पैसा रिसिप्ट पर रिकॉर्ड करेंगे। तो कैसे होगा, सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी का मतलब अगर कुछ अमाउंट पड़ा है तो टू बैलेंस बीडी में दिखाएंगे, फिर टू सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे, टू इंट्रेंस फी, टू लॉकर रेंट। मान लीजिए बैंक, जैसे आप जाते हैं बैंक में जाते हैं तो वहां पर लॉकर होता है, तो क्या करते हैं, लॉकर में कुछ सामान रखने जाइएगा ना तो बैंक वाले कुछ रेंट मांगते हैं। उसी तरह मान लीजिए आप गुरुद्वारा में गए, वहां पे जूता अलाउ नहीं है, वहां पे कहा कि भैया आपको जूता भाई इस लॉकर में रखना पड़ेगा और आपको 5 रुपए देना पड़ेगा। तो गुरुद्वारा के लिए क्या वही इनकम है और पैसा रिसिप्ट हो रहा है, तो उसको क्या दिखाएंगे, टू लॉकर रेंट अकाउंट ईयर के एंड में। फिर मिसलेनियस रिसीव, सेल ऑफ न्यूज़पेपर ओल्ड न्यूज़पेपर पड़ा है बेच के पैसा आया, या सेल ऑफ फर्नीचर, ये क्या इनकम का सोर्सेज है उनका। फिर पेमेंट कर रहा है, सैलरी दे रहे हैं, खाना बनाने वाले को सैलरी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, मशीन खरीद लिए उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हम क्वेश्चन करेंगे ना बाबू तो हम सब सीखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एनपीओ क्या होता है। देखिए एनपीओ का सिंपल सी मतलब है, एनपीओ का मतलब होता है ऐसा संगठन, मतलब ऐसा संस्था जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, बल्कि वो सोशल वर्क करते हैं। लेकिन सोशल वर्क करने के लिए कहीं से ना कहीं से उनको पैसा भाई जरूरत है, तो अगर उनके पास पैसा आता है वो हिसाब किताब मेंटेन करते हैं, तो उनके ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाए, इस चैप्टर के अंदर हम लोग को जनरली पढ़ना है। तो कल हम लोग ना कुछ क्वेश्चन के थ्रू इसको और समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज इतना ही रहने देते हैं, फिर भी यदि कहीं दिक्कत हो, कहीं समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा पूरा और बारीकी से समझाने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, बाय, फिर कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय।